क्या होता अगर हमारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पेट में एक स्विमिंग पूल जैसा साइनस कैविटी होता और ब्लड डायरेक्टली सारा ब्लड वहीं पे भर रही होती और हमारे बॉडी के सारे सेल्स उसी में नहा रहे होते, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो बेसिकली इतना ज्यादा डैमेज हो गया, इतना भयंकर इम्पैक्ट रहा होगा उस एक्सीडेंट का कि मान लो मैं छिपकली हूँ, नहीं मैं छिपकली क्यों हो जाऊंगी, मैं तो मैं ही हूँ या मैं शेर हूँ, कुछ भी हूँ। मुझे अगर मेरे वेंट्रल और डोर्सल सरफेस को आपको समझना है तो ऐसा समझो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। स्वागत है मेरे सारे 11th का। मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग इस वन शॉट में पूरा एनिमल किंगडम खत्म करने जा रहे हैं। यस, तो लास्ट वन शॉट प्लांट किंगडम का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये भी वैसा ही कुछ होने वाला है। तो पूरा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक देखना, एंड बीच बीच में जहां जहां से मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से वो भी आप लोगों को बताने हैं। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर था उसे मैंने हर तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी ताकि आप लोगों को ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। एल्गी तो वैसे बहुत ही सिंपल ऑलरेडी होता ही है, प्लस लाइफ साइकिल उसका भले ही सिलेबस से एक्सक्लूडेड था बट स्टिल मैंने वो करवाया है ताकि आप लोगों को रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लस गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ सके। एंड उसी तरीके से आज हम लोग एनिमल किंगडम का वन शॉट भी करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि उसके 5 डिविजन्स होते हैं। सबसे छोटू पहला एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म वाज नॉट इन द सिलेबस, तो वो हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरीके से एनिमल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम है, द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस किंगडम के अंदर टोटल 11 फाइलम है। 11 फाइलम की स्टडी करनी है, बट बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है। आपके सीबीएसई के सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं कि पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिक आपको सिर्फ एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स ही याद रखना है हमेशा के लिए, एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको बता ही दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को शाउट आउट भी तो देना होता है, ये तो मुझे याद ही नहीं था। रुको अभी देखती हूँ प्लांट किंगडम में कितने बच्चे थे जो काफी एक्टिव थे एंड कितने बच्चों ने सिंसियरली क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। तो लेट मी स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, स्टार्ट कर दिया है। सिंह HG12 ने हमेशा की तरह सही सही आंसर्स दिए हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है एक माइक्रोस्पोर से, रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट इफ इट इज अ माइक्रोस्पोर। वेरी गुड। प्लांट लीव्स जो है वो डिप्लॉयड होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। वेरी गुड सिंह HG12। एंड एनाइसोगैमस कौन कौन से हैं? ह्यूमंस, बर्ड्स, फ्रॉग, क्लैडोफोरा। यस इट इज राइट। ऊगैमस भी हम इन्हें बोल सकते हैं। वेरी गुड। एक बच्चा है निंजा, निंजा JOD। आई एम इन 12th क्लास बट आई डोंट हैव बायोलॉजी बट आई स्टिल लव टू लिसन मैम। ओह सो स्वीट। ओके। Arnav Thakur, since pollen grains are produced by sporophytic part of plant, but that contains gamete, तो basically वो गैमेटोफाइट कहलाएगा। हाँ, वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है हायर प्लांट्स में, that is right. Leaves are diploid, very good दुष्यंत। अर्नव, leaves are diploid, very good, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये थे कुछ गिने चुने बच्चों के नाम। अब आप चाहते हो कि इस वन शॉट में आप मतलब इस वन शॉट को देखने के बाद अगर आपने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए और तो आपको मौका मिल सकता है अगले वन शॉट में फीचर होने का। फीचर इन सेंस
शाउट आउट मिलने का। एंड ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी मोटिवेटिंग सा भी होता है, बच्चों को एनकरेजमेंट मिलती है कि ओके मैम कॉल आउट करेंगी नाम, और थोड़ा सा तारीफ हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। मैं नहीं भूलती किसी भी बच्चे को, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी ना थ्रू आउट द सेशन, बस तुम लोगों को एक्टिवली उसके जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, एंड यू आर गुड टू गो। चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बातें तो बीच बीच में भी होती रहेंगी। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। बहुत प्यारा सा यहाँ पर हमारा शेरू है, पहले ही पेज पे देखो कैसे घूर के देख रहा है। इट्स अ डेथ स्टेयर, यू नो, कि पूरा लेक्चर देखना है, अदरवाइज ये आ जाएगा बिल्कुल तुम्हारे सपने में तुमको खाने। नाउ एनिमल किंगडम के कुछ हम सिलेबस पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। देखो कितना छोटा सा सिलेबस है, छोटा सिलेबस बस लिखा हुआ है, बट है बहुत बड़ा चैप्टर। तो सलाइन फीचर्स और क्लासिफिकेशन आपको एनिमल्स की पढ़नी है, यानी एनिमल किंगडम की पढ़नी है। नॉन कॉर्डेट्स में फाइला लेवल तक के कैरेक्टरिस्टिक्स या सलाइन फीचर्स आप पढ़ोगे, और कॉर्डेट्स में आपको क्लास लेवल तक जाना होगा। जैसे कि ह्यूमंस जो है वो क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं, तो वैसे ही कॉर्डेट्स को, कॉर्डेटा फाइलम को क्लास लेवल पर हमें क्लासिफाई करके पढ़ना है। कोई नहीं, हो जाएगा, सब बहुत आसान है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। कितना क्यूट है ना ये सब पिक्चर। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो एज ओवर अ मिलियन यानी कि 10 लाख स्पीशीज जो है एनिमल्स के, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। मैंने आप लोगों को पिछले वन शॉट्स में भी बोल रखा है बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिटी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि अभी तक बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो डिस्कवर भी नहीं हुए। नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, दे आर नॉट इवन नोन बाय द ह्यूमंस और बाय द वर्ल्ड। अभी भी वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। और ज्यादातर आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स डेंस फॉरेस्ट में मिलेंगे जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाती है, ह्यूमन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, एक्सप्लोरेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो ऐसे घने जंगलों में, फॉर एग्जांपल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट, वहां पर आपको कई सारे ऐसे स्पीशीज मिलेंगे, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी, अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे आपको, जहां जिनका अभी तक कोई नेमिंग, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रखा है। बट जितना भी हो रखा है उसका नंबर है 10 लाख। Now, the need for classification becomes all the more important. Animals are multicellular and heterotrophic organism without cell wall and chlorophyll. इस एक लाइन ने एनिमल का एक ओवरऑल डेफिनेशन बता दिया हम लोगों को। जब हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम, तो आपको पता होगा कि प्लांट का बेसिक फीचर क्या हो सकता है, कि एक प्लांट, आपको प्लांट देखते ही बस ये समझ में आता है ना कि वो ग्रीन कलर का है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब आप ये कंटेन्स क्लोरोफिल से ही बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो कि क्लोरोफिल क्यों है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अच्छा, तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जब आप किसी एनिमल को देखते हो तो आपको भी 2-3 कीवर्ड्स तो दिमाग में आने ही चाहिए। सबसे पहला ये होना चाहिए कि एक एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक एनिमल जो है वो यूकैरियोटिक है, एक एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ है, और उस एनिमल के सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लस उसमें कोई ग्रीन पिगमेंट भी नहीं देखा जाता। दे डू नॉट photosynthesize, they are not autotrophs, they are heterotrophs. Heterotrophs depending on others for the nutrition, for the food, और basically others का मतलब है plant, depending upon producers or the autotrophs for their own nutrition and food. So let's बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे।
साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Begin with the basis of classification। मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगता है 30 से 40% जो ड्यूरेशन होने वाला है इस वन शॉट का, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही जाने वाला है, क्योंकि इसको अगर डिटेल से समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। क्योंकि पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो आप पढ़ोगे 1 से लेके 10 फाइला लेवल तक और फिर 11th कॉर्डेटा फाइलम को क्लास लेवल तक, वो सब में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वही सारे पॉइंट्स रिपीट किए जाएंगे। तो इफ यू नो कि हाउ यू आर क्लासिफाइंग, ऑन व्हाट बेसिस यू आर क्लासिफाइंग द एनिमल्स, आपके लिए पूरा एनिमल किंगडम एक बूंदी का लड्डू हो जाएगा, खा लो बस, ठीक है। लेकिन अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया तो फिर भैया बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं समझे तो शुरू करते हैं। सबसे अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एनिमल किंगडम को जो हम लोगों ने 11 फाइलम में डिवाइड कर रखा है, किस बेसिस पर डिवाइड किया। चलो प्लांट किंगडम में समझ में आता है, एल्गी जो था वो बहुत ही छोटा था, थैलॉइड स्ट्रक्चर था, नॉट डिफरेंशिएटेड, ये वो, एक्वाटिक एंड ऑल दैट। फिर ब्रायोफाइट थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ, मल्टी सेलुलर था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बन रहे थे, ये वो बहुत सारी चीजें। देन अगेन जिम्नोस्पर्म वाज डिफरेंट फ्रॉम, सॉरी, टेरिडोफाइट वाज डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइट। तो इस तरीके से ही जो भी डिफरेंसेस होते हैं ना, जो भी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस ही कॉज कर रहा है बेसिस क्लासिफिकेशन का, कि इस बेसिस पर मैंने इसको पहले फाइलम में रखा, इस बेसिस पर मैंने इस एनिमल को दूसरे फाइलम में रखा। तो यही है कि किस आधार पर हम एनिमल्स को 11 हिस्सों में बांट रहे हैं, 11 अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या लेवल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस चीज की बनी हुई है। अब यहाँ पर ये पूछने से पहले, मतलब ये बताने से पहले, मैं थोड़ा सा ढक लेती हूँ आपके इस नोट्स को। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइंस बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनावट होता किस चीज से, व्हाट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। I know what is your answer, that is cell, and you are absolutely right. सेल ही होता है जो बॉडी को बनाता है, बट सेल से अगर थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि सेल के एग्रीगेट या ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। जब लूज सेल से बनी हुई बॉडी थोड़ा और डेवलप होती है तो वो एक सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू बना लेती है, जो कि सिमिलर फंक्शन, जिसके अंदर के सारे सेल सिमिलर फंक्शन करेंगे, तो वो टिश्यूज कहलाते हैं। जब एक ही ग्रुप के डिफरेंट टिश्यूज एक सिमिलर फंक्शन करने वाले बड़े से यूनिट को बनाते हैं, हम उसे ऑर्गन कहते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन जब आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो यही होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटा लेवल है सेल, यानी सेलुलर लेवल्स, उससे बड़ा वाला जो लेवल है दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे बड़ा वाला लेवल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उससे बड़ा लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे डिफरेंट लेवल्स, बॉडी किस एनिमल में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर भी हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट फाइलम।
नाउ सबसे पहले बात करें अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेल से बना हुआ कौन सा है एनिमल, बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल सेल से बना हुआ है वो ऑर्गेनिज्म, ना ना ना, बहुत सारे सेल्स है उसमें, है वो मल्टी सेलुलर ही, बट सेल से ज्यादा वो एग्रीगेट कर नहीं पाया, सेल से ज्यादा वो डेवलप कर नहीं पाया, उसकी बॉडी पूरी तरह से लूज, ढीली ढीली सी सेल से ही बनी हुई है। आप लोगों के किचन में वो येलो वाला स्पॉन्ज होगा जिससे बर्तन धुलते हैं ना, वो होगा। तो व्हाई इज इट सो स्पॉन्जी, क्योंकि वो लूजली अटैच है, वो बहुत फर्म, बहुत टाइटली अटैच नहीं है, ठीक है। उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे जिससे वो बना होगा सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस से, फोम से बना हुआ होगा, उसके बीच बीच में स्पेसेस हैं। स्पेस क्यों है, क्योंकि क्योंकि टाइटली कॉम्पैक्ट वो नहीं हो पाया, इसीलिए। उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं वो लूज सेल एग्रीगेट में अरेंज्ड होते हैं। लेट मी शो यू। मान लो इट इज समथिंग लाइक दिस। Oh my God, so many smileys I have made. इस तरीके से है मान लो, ठीक है, बीच बीच में स्पेसेस हैं, तो ये बहुत ही स्पॉन्जी सा हो जाएगा, है ना, काफी स्पॉन्जी सा हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों, पोरीफेरा नाम का फाइलम होता है एनिमल किंगडम का पहला फाइलम। एनिमल किंगडम का सबसे न्यूबॉर्न बेबी, छोटा बाबू, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा इज द फर्स्ट फाइलम और उनमें पाया जाता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेल के ही लूज एग्रीगेट से वो बना हुआ है। पोरीफेरा जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जिनकी बॉडी टिश्यूज से बनी हुई है और अभी तक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तक वो नहीं पहुंच पाया है। तो टिश्यूज से बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेकेंड और थर्ड फाइलम में आ जाएंगे, दैट इज निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। ये सारे नाम आई नो बहुत डिफिकल्ट हैं सुनने में, समझने में, याद करने में, बट जब मैं इन्हें पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा। देन आ जाता है थर्ड नंबर पे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तो होंगे, बट अभी तक ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा ऑर्गन का। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन ही होंगे बॉडी में, एंड दे आर ऑब्वियसली मोर डेवलप्ड देन द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है चौथे नंबर के फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्यों नाम है, क्योंकि ये फ्लैटवर्म्स का फाइलम होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम हिला देंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये समझना है कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इतने सारे सिस्टम है ना, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, ये आपस में मिलकर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों सिस्टम में अलग अलग तरह का काम हो रहा है, बट हर एक सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व है। उसी तरीके से ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और हर एक सिस्टम एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसी को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवें फाइलम से लेकर आगे पूरे सारे के सारे एनिमल्स में, एसके हेल्मिन से लेकर लास्ट कॉर्डेटा तक में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। नाउ चलो ऑर्गन सिस्टम समझ में आ गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला जो बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, चलो वो समझ में आ गया, ऐसा मैं मान लेती हूँ। लेकिन अब ये बताओ कि ऑर्गन सिस्टम भी तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जा सकती है। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी? फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और मान लेते हैं किसी फ्लैटवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा तो नहीं हो सकता,
कहाँ वो पिद्दी सा फ्लैटवर्म जो मेरी एक उंगली में समा जाए और कहाँ इतना बड़ा शरीर। तो इन दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नेवर बी द सेम। क्या डिफरेंस आ जाता है, कितने डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं? सो देयर आर टू। पहला, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है और वो ओपनिंग माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करती है। माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करती है। सिंगल ओपनिंग, उसी से खाना जा भी रहा है अंदर और उसी से खाना डाइजेस्ट होने के बाद फीकल मैटर बाहर भी निकल रहा है। यक। चलो, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऐसा देखने को मिलता है। दे हैव अ सिंगल ओपनिंग। वही ओपनिंग हर तरह के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर रही है। बट अगर सेकंड वाला हम देखें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर वे मोर डेवलप्ड एंड एडवांस्ड देन द प्रीवियस वन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि दो पर्टिकुलर ओपनिंग्स पाई जाएगी बॉडी में। एक को माउथ कहेंगे, दूसरे को एनस कहेंगे। माउथ जिससे फूड का इंटेक हो रहा है एंड एनस जिससे फीकल मैटर एग्जिट कर रहा है। और ये आपको सारे के सारे हायर एनिमल्स में देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई जानवर आपको दिख रहा है, चाहे ह्यूमंस आपको दिख रहे हैं, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, यू कैन सी ओवर देयर। चलो, बात हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोगों ने कभी कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच, ऐसा कभी हुआ है कि पैर के नीचे कॉकरोच आ गया हो, कुचला गया हो, उसके अंदर का सारा वाइट ब्लड बाहर ऐसे पिचकू सॉस की तरह बाहर निकला हो? ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? एक बार मेरे साथ हुआ है, तो आई कैन रिलेट। चलो, तो ना उनमें जिस तरह का ब्लड का फ्लो या फिर जिस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे में वैसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगेन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप की होगी, ठीक है। पहला होगा ओपन टाइप, सब खुले में हो रहा है, सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। क्या इसका मतलब है? हार्ट से जब ब्लड की पंपिंग हुई ना, तो ऐसा समझ लो कि जैसे बाढ़ नहीं आ जाती, वैसे ही पूरी बॉडी में, बॉडी के अंदर ना एक कैविटी होती है जिसको साइनस बोला जाता है। पूरी बॉडी कैविटी में वो ब्लड जो है पूल की तरह भर जाता है। जैसे स्विमिंग पूल में एकदम से पानी भर दिया हम लोगों ने, वैसे भर गया। एंड उसी पानी में, उसी ब्लड के पूल में सारे सेल्स एंड टिश्यूज जो हैं वो नहा रहे हैं। बेसिकली यही तो सर्कुलेशन का काम है ना, कि ब्लड को पहुंचाना सेल्स और टिश्यूज के पास, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है। तो सेल्स और टिश्यूज के पास अगर ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा, और उस ऑक्सीजन का ये सेल क्या करेंगी? रेस्पिरेशन करेगी, ग्लाइकोलिसिस वगैरह होगा, है ना। तो सारा मकसद तो हमारा यही था कि किसी भी तरह ब्लड को सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहुंचाना है। बट लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है, इनकम्प्लीट तरीके से हो रहा है, ओपन टाइप में हो रहा है, सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कोई ऐसा क्लोजनेस नहीं है भी तो वो बहुत छोटे से पिद्दी से ऑर्गेनिजम्स ना, छोटू छोटू से कीड़े मकोड़े हैं। क्या होगा कि ब्लड वेसल, क्यों चाहिए ब्लड वेसल, ठीक है। तो किन में पाया जाता है ओपन टाइप? कॉकरोच में, बेसिकली आर्थ्रोपोडा एंड आसपास के फाइलम में। फिर क्लोज टाइप जिनमें सर्कुलेशन ब्लड वेसल के थ्रू होती है। हमारे में आप बहुत सारी चीज पढ़ोगे, है ना, आर्टरीज, वीन्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, अओर्टा, पता नहीं क्या क्या, कैपिलरीज, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब तो ट्रांसपोर्टेशन ही कर रही है ब्लड का। क्या होता अगर हमारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पेट में एक स्विमिंग पूल जैसा साइनस कैविटी होता और ब्लड डायरेक्टली सारा ब्लड वहीं पे भर रही होती और हमारे बॉडी के सारे सेल्स उसी में नहा रहे होते। कैसे नहा रहे होते? इस उंगली के जो सेल्स है वो इतना ट्रैवल करके वहां तक कैसे पहुंचेंगे? पाँव की जो उंगलियां हैं, जो एड़ियां हैं, जो घुटने हैं, वहां के सेल्स कैसे पहुंचेंगे? दिमाग के सेल्स कैसे पहुंचेंगे? बुद्धुओं, समझो।
तो हमारी बॉडी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा मान लो कि मोहल्ले में किराने का दुकान है और मोहल्ला बहुत छोटा है, तो किराने वाला क्या कर रहा है, सारा सबका सामान उसने नोट कर लिया कि हाँ, गुप्ता जी को ये चाहिए, शर्मा जी को ये चाहिए, पांडे जी को ये चाहिए, ऐसे करके, और उन्होंने फटाफट 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 सबको दे दिया, है ना। ये एक अलग सिस्टम हो गया। बट अगर मोहल्ला बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे होंगे उस किराना स्टोर पे, तो प्रॉपर लिस्ट बनाई जाएगी, डिलीवरी बॉय अपॉइंट किया जाएगा कि तुम जाके शर्मा जी के घर पे इतना सारा सामान देकर आओ, पहुंचा के आओ। यही काम होता है ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल लंबी लंबी वेसल्स हैं, लंबी लंबी पाइपलाइंस हैं, जिनका काम ही है ट्रांसपोर्टेशन करना ब्लड का। तो वो बहुत लॉन्ग रन तक जाती हैं, लंबे लंबे रास्ते तक जाती हैं और हर एक सेल तक पहुंचाती हैं ब्लड को। बस यही बात है। तो जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स एनिमल, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, और जितना छोटू एनिमल, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटू एनिमल में क्या जरूरत है आर्टरीज और वीन्स को अपॉइंट करने की? नो नीड। चलो मूविंग ऑन। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ओरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्रोटोजोआ। बता दो, बता दो भाई, बता दीजिए क्या पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में पाई जाएगी, बता दो। अब देखो ध्यान से, इतना क्या सोचना है, पोरीफेरा के बारे में मैंने बताया कि ये तो सिर्फ सेल का ही बना है, तो ऑर्गन सिस्टम तक तो बेचारा ये पहुंच ही नहीं पाया। सीलेंट्रेटा टिश्यूज के बने, ऑर्गन सिस्टम तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए। और हमारे छोटू से प्रोटोजोअन्स, ये तो सिंगल सेल के बने, सेल्स भी नहीं, ओनली वन सिंगल सेल। सवाल ही नहीं पैदा होता ऑर्गन सिस्टम का। प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज द राइट आंसर, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम बॉडी सिमेट्री में। ओके, बॉडी सिमेट्री से तुम लोग क्या समझते हो? सिमेट्री का मतलब क्या है? तुम लोगों ने ना केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सिमेट्री के बारे में। सिस और ट्रांस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, या पता नहीं शायद नहीं पढ़ा होगा। अभी अभी तो तुम लोग आए हो 11th में, अभी अभी आए हो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। अप्रैल खत्म हुए पता नहीं कितना महीना हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके, 4 महीने हो चुके। वाओ, एंड स्टिल यू आर ऑन एनिमल किंगडम। चलो भाई, तो सिमेट्री होता है कि हम किसी भी शेप को किस तरीके से एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ डिवीजन क्या होगा? पैटर्न ऑफ क्या कहते हैं उस, हाँ वही डिवीजन ही कह सकते हैं, क्या होगा, ठीक है। तो नाउ बॉडी सिमेट्री क्या है? It is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body. Axis तो पता है ना तुम लोगों को, x axis, y axis, z एक्सिस, ये तो पता है आप लोगों को। तो दो एक्सिस के थ्रू अगर बॉडी डिविजिबल है इन टू इक्वल पार्ट्स, देन बॉडी इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। और अगर बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांटा नहीं जा सकता, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो एसिमेट्रिकल बॉडी है। तो सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, और एक होता है सिमेट्रिकल, जिसमें सिमेट्री पाई जाती है। सबसे पहले आते हैं हम एसिमेट्रिकल में। तो यहाँ पे बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, कोई भी दो इक्वल हाफ्स बन ही नहीं पा रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पोरीफेरा, स्नेल्स। पोरीफेरा तो बिल्कुल भी इरेगुलर शेप का होता है, तो नो चांस ऑफ सिमेट्री। बट सिमेट्रिकल जो बॉडी जो होती है, उसमें दो इक्वल हाफ्स बन सकते हैं, बॉडी डिविजिबल होती है। और सिमेट्रिकल भी दो तरह की होती है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल और बाइलेटरल से कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। रेडियल का मतलब क्या होता है? इस वर्ड को लिया गया है रेडियाई से।
ये तो गोल बन भी नहीं पाया, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, तो इसके बीचों बीच एक पॉइंट बना लिया मैंने, यहाँ से बॉडी को कट किया, 2 इक्वल हाफ्स बन गए, फिर यहाँ से भी बॉडी को कट किया, अगेन 2 इक्वल हाफ्स बन गए, यानी सेम रेडियाई है अलोंग द एक्सिस। अगर हम एक्सिस के थ्रू रेडियाई पर डिविजिबल रखें बॉडी को, देन दे आर डिविजिबल, दे आर नोन एज रेडियल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। एनी प्लेन का मतलब है एक्स एक्सिस से भी आ रहा है, वाई एक्सिस से भी आ रहा है। अब यहाँ बोर्ड में मैं 2D डिमेंशन तो दिखा नहीं पाऊंगी, बट हाँ ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि मान लो ये बॉडी है, एक गोल सी बॉडी है, उसे एक्स एक्सिस के थ्रू भी डिवाइड किया जा रहा है और उसे वाई एक्सिस के थ्रू भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, इक्वल पार्ट्स में, देन दैट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल, और वो भी रेडियली सिमेट्रिकल, राइट, बाय एनी प्लेन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, जिसको ओरल एवोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। कुछ पोरिफेरेंस में देखने को मिल सकता है आप लोगों को, टीनोफोर्स में देखने को मिल सकता है, नेकाइनोडर्म, वो भी अडल्ट इकाइनोडर्म में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। स्टारफिश, स्टारफिश देखा है, दे आर सो सिमेट्रिकल, है ना, बिल्कुल 5 उसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पर बॉडी सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट हाफ में ही डिविजिबल है, एक सिंगल प्लेन में। जैसे मान लो मेरी बॉडी है, एक्स एक्सिस के थ्रू मेरी बॉडी राइट और लेफ्ट प्लेन, राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिविजिबल होगी, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल एक्स एक्सिस के थ्रू, तो हम ऐसी बॉडी को बोलेंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, राइट। तो ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थ कॉर्डेटा तक देखने को मिलेगा, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के, क्योंकि अडल्ट इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश का फाइलम है एंड दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। अडल्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इनका जो टैडपोल वाला स्टेज होता है, इनका जो लार्वल स्टेज होता है, वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को समझा दिया है अच्छे से। अब बात करते हैं एक और चीज की। The body of bilaterally symmetrical animal has dorsal side, ventral side, left and right, lateral side, anterior side and posterior side। अब ये सारे साइड समझाने के लिए मेरे को कोई लगेगा, I don't have any doll or something, but चलो मैं ही डॉल बन जाती हूँ। अब देखो, मैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल हूँ ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हूँ। अब डिफरेंट साइड्स समझना क्यों जरूरी है, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि जब आप बाकी के सारे फाइलम पढ़ोगे ना, तो कहीं पे वर्ड यूज होगा पोस्टीरियर, कहीं पे वर्ड यूज होगा लेटरल, कहीं पे वर्ड यूज होगा एंटीरियर, कहीं पे वर्ड यूज होगा डोर्सल, वेंट्रल, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ओके। एक छिपकली है, मान लो मैं छिपकली हूँ, नहीं मैं छिपकली क्यों हो जाऊंगी, मैं तो मैं ही हूँ, ठीक है, या मैं शेर हूँ, कुछ भी हूँ, ऐसा समझो। तो मुझे अगर मेरे वेंट्रल और डोर्सल सरफेस को आपको समझना है, तो ऐसा समझो कि ये बैक वाला जो पोर्शन है ना, दैट विल बी नोन एज डोर्सल सरफेस, डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये फ्रंट वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप सोचोगे कि इसी को डोर्सल, इसी को वेंट्रल क्यों बोला जा रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक छिपकली को इमेजिन करो। अब एक छिपकली आपको कैसी दिखेगी, कैसा इमेजिन कर पा रहे हो कि वो दीवार में ऐसे चिपकी हुई है, तो जो साइड आपको उसका दिख रहा है ना, वो साइड उसका डोर्सल साइड कहलाता है, और जो साइड आपको नहीं दिख रहा, जो दीवार में चिपका हुआ है, वो साइड होता है वेंट्रल साइड। अगर आप किसी डॉग को इमेजिन कर सकते हो, तो डॉग का जो बैक का पोर्शन है, जो आपको दिख रहा है, वो होता है उसका डोर्सल सरफेस या डोर्सल साइड, और जो जमीन के क्लोज है, जमीन के सामने है, वो होता है वेंट्रल सरफेस। ये आप लोग लिख सकते हो कहीं पर भी, समझ भी सकते हो ऐसे।
तो डॉर्सल और वेंट्रल तो हो गया, डॉर्सल इज अपर एंड वेंट्रल इज लोअर साइड। राइट और लेफ्ट, मैं अगर कहूं कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा लेटरल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? पार्ट्स जो कि बॉडी के मेन पार्ट से अटैच्ड होते हैं। तो these are the lateral sides of my body, these are the lateral sides of my body, ठीक है। now एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर में सिफेलिक लिखा है जो कि कहीं ना कहीं ब्रेन और क्या कहते हैं, हाँ, ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली दिमाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंटीरियर का मतलब हो जाता है जो फेस, जो माउथ से रिलेटेड एरिया होती है, दैट इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। और जो पीछे का पोर्शन होता है, टेल वाला रीजन या फिर पैरों वाला रीजन या फिर पूंछ, टेल और पूंछ तो एक ही हो गया, बैक साइड का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर। जहां पर टेल या एनस पाए जाते हैं, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे डिफरेंट साइड्स होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के। आई होप यू विल रिमेम्बर। एंड एक काम करो, मुझे ना किसी एक ऑर्गेनिज्म के सारे साइड्स के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फ्रॉग को ले लो एज एन एग्जाम्पल, कि फ्रॉग का पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट कौन सा है, डॉर्सल वेंट्रल पार्ट कौन सा है, लेटरल पार्ट कौन सा है, उन ऑर्गन्स के नाम आप लिख सकते हो। चलो मूविंग ऑन, टाइम फॉर अ क्वेश्चन। नाउ which of the following animals has radial symmetry? Starfish, earthworm, cockroach, snail। बता रखा है ना मैंने तुम लोगों को, चीटिंग हो रही है, मैडम चीटिंग करवा रही है। स्नेल तो होगा नहीं, कॉकरोच तो हम लोगों ने देख लिया है, बेचारा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, दो पंख उसके ऐसे पीछे लगे होते हैं। एंड अर्थवॉर्म, लंबा सा कीड़ा, वो कहाँ से रेडियली सिमेट्रिकल होगा? लेकिन we have a star in the house and that is a starfish, जो कि होगा रेडियली सिमेट्रिकल। चलो, now it's time for the germinal layer, जिसे embryonic layer भी बोला जाता है। अब देखो जर्माइनल लेयर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में एम्ब्रियोनिक लेयर। तो जर्माइनल लेयर क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर क्या है, कोई आइडिया आप लोगों को इसके बारे में? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं फिर। अब देखो, ये जो शब्द है ना, इसमें एक वर्ड आ रहा है, दैट इज जर्म। क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि जर्म सेल्स जैसी कोई चीज होती थी? कोई चीज है जर्म सेल जैसी, है ना, जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से तो रिलेटेड है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक में एक वर्ड लिखा हुआ है एम्ब्रियो, क्या आपको एम्ब्रियो पता है? हाँ मैम पता है, कैसी बातें कर रही हो। तो जर्माइनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होता है? जब जर्म सेल से गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, एग और स्पर्म, तो वो दोनों फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। अब उस एम्ब्रियो में कहां से हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह, अंदर के सारे ऑर्गन्स कैसे बनने लग जा रहे हैं? कैसे बनने लग जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है, उस जाइगोट के अंदर फादर और मदर दोनों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें बनवा रहा है, जैसा कि माँ और बाप के जैसा था, माँ और बाप के अंदर जो भी चीजें थी वैसी उनके बच्चे में, उनके ऑफस्प्रिंग में चीजें बन रही हैं। बट ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। कैसा प्रोसेस? 2 या 3 तरह के जर्माइनल लेयर्स होते हैं। जब एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो एम्ब्रियो हायर एनिमल का है या लोअर एनिमल का है, उस पर डिपेंड करता है कि उस एम्ब्रियो में कितने लेयर्स पहले बनेंगे। तो अगर वो लोअर एनिमल है तो वो एम्ब्रियो 2 लेयर्स में बढ़ जाता है,
आउटर और इनर। लेकिन अगर वो हायर एनिमल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो 3 डिफरेंट लेयर्स में पहले बटेगा, और उन 3 डिफरेंट लेयर को ही जर्माइनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर बोलते हैं। वो तीनों लेयर्स ही डिसाइड करते हैं कि भैया मैं हूं, मैं ना स्किन बनाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ना ब्लड वेसल्स बना दूंगा, तीसरा कहता है मैं हार्ट बना दूंगा, चौथा कहता है मैं मसल्स बना दूंगा, चौथा कह रही हूँ, पहला वाला कह रहा है मैं मसल्स बना लूंगा, तीसरा वाला कह रहा है मैं बोन बना लूंगा। मतलब ये तीनों लेयर्स जो है अपना अपना काम बांट लेते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। आउटर लेयर्स कौन बनाएगा, बीच के लेयर्स कौन बनाएगा, और इनर लेयर्स को कौन बनाएगा। तो बस बॉडी के सारे पार्ट्स, बॉडी का सारा ऑर्गन, अलग अलग तरह का टिश्यू, इन्हीं तीनों, या लोअर ऑर्गेनिज्म है तो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से डेवलप होता है एम्ब्रियो में। आई गेस अब समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो, जिससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एनिमल भी 2 तरह के पाए जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि लोअर एनिमल्स, जिसमें सिर्फ 2 ही जर्माइनल लेयर देखने को मिलता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि हायर एनिमल में पाए जाने वाले 3 जर्माइनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर पाया जाता है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। अब इसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सी जेली लाइक लेयर पाई जाती है, जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं बच्चों, जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया। तो जहां पर भी मीजोग्लिया है समझ जाना कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? पोरीफेरा, निडेरिया, सिक्टिनोफोरा, इन तीनों में डिप्लोब्लास्टिक, मतलब ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन तीनों में 2 जर्माइनल लेयर सिर्फ देखी जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। चलो बात करें अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, तो इनमें 3 जर्म लेयर्स या 3 जर्माइनल लेयर्स पाई जाती है बच्चों। सबसे बाहर का आउटर एक्टोडर्म, बीच का मिडल मीजोडर्म, और इनर एंडोडर्म, दैट इज सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो डेवलप होगा इस लेयर के थ्रू। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक, जितने भी एनिमल्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हो, दिस इज द डायग्राम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो बीच में आपको कहीं पे कोई सेल नहीं दिख रही, पिंक कलर की कोई सेल नहीं दिख रही ना, क्योंकि ये सेल कंटेन करती नहीं है, ये जेल लाइक सब्सटेंस कंटेन करती है, जिसे मीजोग्लिया बोला जाता है। आउटर लेयर में आप देख पा रहे हो देयर आर न्यूमरस सेल्स, दैट इज एक्टोडर्म। इनर लेयर में भी आप देख पा रहे हो देयर आर न्यूमरस सेल्स, दैट इज एंडोडर्म। अच्छा मैम, फिर ये ना बीच वाला क्या है? बीच वाला है कैविटी, जो हर एक बॉडी में पाई जाती है। हमारे अंदर भी वो कैविटी पाई जाती है, जिसे सीलोम कहते हैं, आगे चल के पढ़ोगे। चलो फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में नाउ वी कैन सी, पहली लेयर में तो सेल्स दिख रहे हैं, मिडिल लेयर में भी सेल्स दिख रहे हैं, यानी कि मिडिल लेयर मीजोडर्म भी वेल डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड है। सो दिस कैन बी ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको ना एग्जाम में, या बोर्ड एग्जाम तो आपका नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का डायग्राम दिया जाए और कोई लेबलिंग ना हो, आपसे सिर्फ पूछा जाए कि इन दोनों में से ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है या डिप्लोब्लास्टिक कौन है, या पूछा जाए कि ए में ए के एग्जाम्पल्स बताओ, बी के एग्जाम्पल्स बताओ। तो 2-3 तरह का क्वेश्चन सिर्फ आपको इस डायग्राम से बनाया जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मिडिल हो गया, इनर एंडोडर्म हो गया। नाउ which of the following phyla consist of diploblastic animal? Arthropoda, Cnidaria, Mollusca, Annelida. ओके, बहुत ही आसान सा आंसर है। शुरू के जो 3 थे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा, ये तीनों थे डिप्लोब्लास्टिक। निडेरिया will be the right answer. नेक्स्ट सीलोम, जिसे बॉडी कैविटी कहते हैं,
तो ये कैविटी मीजोडर्म से लाइन की जाती है। ये कैविटी मीजोडर्म से लाइन की जाती है। इसका क्या मतलब है कि मीजोडर्म की जो लेयर है ना, वो इस कैविटी के चारों तरफ पाई जाएगी। तो इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सीलोम सेपरेट करता है गट के मसल को बॉडी वॉल से। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी वॉल? क्या ये सेल वॉल के जैसा है मैम? नहीं, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, और हमारी बॉडी में जो सबसे इनर मोस्ट या मिडल मोस्ट सिस्टम पाया जाता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर होती है गट। गट यानी कि पूरा एलिमेंट्री कनाल, माउथ से शुरू होते हुए एनस पे खत्म। अगर मैं इसको इस तरीके से बना के बताऊं, एक मिनट, ये मान लो किसी की बॉडी है, पता नहीं किसकी बॉडी है, बहुत ही भयानक सी बॉडी है, एंड आई कांट इवन इमेजिन मैं कभी ऐसी बॉडी देखूं जीवन में। पर ठीक है, एक इसको थोड़ा सा हैपनिंग सुंदर बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, छोटा हो गया, बड़ा नहीं हो सकता? अरे बाप रे, ओ माय गॉड, क्या मैं खेलने लग जा रही हूँ। डांटते नहीं हो ना तुम लोग मुझे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर डांटना भी मत, मैं तो टीचर हूँ ना तुम्हारी। हाँ, और क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, ज्यादा साज सजावट नहीं करे तो अच्छा है। चलो, हम्म, तो मैं क्या कह रही थी कि बॉडी शुरू होती है कहाँ से? माउथ से। माउथ से शुरू हुई और एलिमेंट्री कनाल पर, मतलब एलिमेंट्री कनाल रन किया यहाँ से और एनस पे जाकर खत्म हुई। ठीक है, माउथ, ये बहुत पतला सा ट्यूब बनाया मैंने, वेट, इतना पतला भी नहीं बनाना था। सारे ऑर्गन्स कहाँ रहेंगे फिर? माउथ, और ये वाला पार्ट हो गया एनस। ठीक है, माउथ से एनस के बीच में पूरा एलिमेंट्री कनाल है, पूरा वो ट्यूब है, और उसी के अंदर पाए जाते हैं गट यानी कि इंटेस्टाइन्स। मेजर इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कंसिस्ट यहीं पर होते हैं। तो इसके अंदर जो पूरा गट लाइनिंग है, इससे बॉडी के वॉल को, यानी बॉडी वॉल ये हो गया, रुको बता रही हूँ, बॉडी वॉल हो गया, इतना सुंदर हो गया ये, जेठालाल लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी शर्ट पहनता है ना इस तरह के प्रिंट्स वाली। तो गट लाइनिंग से बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या कहेंगे? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। सीलोम, ये क्या है? बॉडी वॉल है। ये क्या है? बॉडी वॉल है। और ये क्या है? ये है गट वॉल। गट वॉल, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। नाउ आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ही वाहियात डायग्राम है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, एंड आई अपोलोजाइज कि आपको ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट समझाने के लिए तो कुछ भी करेगा अपन। तो चलिए, इट इज अ कैविटी दैट इज लाइन बाय मेसोडर्म। ठीक है, इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, सीलोम सेपरेट करता है गट के मसल को बॉडी वॉल से, ये भी समझ में आ गया। वेरी गुड।
अब इस बॉडी कैविटी या सीलोम के बेसिस पर एनिमल्स 3 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं, क्लासिफाइड है। पहला एसिलोमेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए वर्ड आ गया मतलब कि वो है ही नहीं। एसिलोमेट मतलब कि कोई सिलोम नहीं पाई जाती है। जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच का स्पेस है वो भरा हुआ होता है एक तरह के मैट्रिक्स से, और उसमें एग्जाम्पल्स हैं पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक के सारे एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद ही हमें कुछ सिलोम की प्रेजेंस दिखेगी। सूडोसिलोमेट इकलौता ऐसा फाइलम है जो सूडोसिलोमेट होता है, जिसमें सिलोम होता तो है बट वो फॉल्स सिलोम होता है, ट्रू सिलोम नहीं होता। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन तो नहीं है, मीजोडर्म ही प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेस में, छोटे छोटे थक्कों में प्रेजेंट है बॉडी के किनारे किनारे, मतलब बॉडी के बीचों बीच पाउचेस में, उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है एंड वो लाइन हो रही है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है तो वो सिर्फ एक लौता एनिमल ही हो सकता है, वो है एसके हेल्मिन्थ्स फाइलम की पूरी स्पीशीज। नाउ तीसरा है सीलोमेट, जिसमें ट्रू सीलोम, पक्का वाला सीलोम या बॉडी कैविटी पाई जाती है। ट्रू सीलोम होने का मतलब है कि बॉडी कैविटी तो है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, बट इट इज ऑल्सो लाइंड बाय मेसोडर्म चारों तरफ से अगर कैविटी लाइंड नहीं हुई मेसोडर्म से तो हम उसे ट्रू सीलोम नहीं बोल सकते। ठीक है, here the coelom arises from the mesoderm. Coelom is lined by peritoneal layer और fill होता है वो coelomic fluid से, Annelida से chordata तक में हमें वो देखने को मिलेगा। नाउ क्या क्या फंक्शन है सीलोम के? सीलोम का जो फ्लूइड है, उस बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो विसरल ऑर्गन्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय विसरल ऑर्गन? जितने भी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उसे विसरल ऑर्गन बोला जाता है, अब सॉफ्ट ऑर्गन है ना, कहते हैं ना जब किसी की बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा इंजरी आती है तो डॉक्टर नहीं कहते इंटरनल इंजरी ज्यादा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो बेसिकली इतना ज्यादा डैमेज हो गया, इतना भयंकर इम्पैक्ट रहा होगा उस एक्सीडेंट का कि सीलोम का भी वो फ्लूइड बचा नहीं पाया। सीलोम एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर, एक तरह से एज अ कुशन मटेरियल प्रेजेंट होता है ताकि वो अंदर के डेलिकेट एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी और द शॉक। बट कभी कभी एक्सीडेंट इतना भयंकर हो जाता है कि इंटरनल्स भी डैमेज हो जाते हैं एंड वो सीलोम भी काम नहीं कर पाता। इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। मैंने बताया ना वही कि कहीं से भी ऐसा झटका लगा ना बॉडी को तो पहले वो फ्लूइड है जो वो सारे शॉक को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, उसके बाद अंदर की चीजें हार्म होंगी। नाउ सूडोसिलोम इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। बताओ। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, एसके हेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम नेमाटोडा भी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेमाटोडा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स नहीं हो सकता बिकॉज इट इज एसिलोमेट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा ट्रू सिलोमेट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म इज सेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेशन? जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट्स? रिपीटेड यूनिट को सेगमेंट बोला जाता है, तो जिनमें सेगमेंटेशन होगी हम उसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड या मेटामेरिज्म है ऐसा बोलेंगे। तो इट इज अ फिनोमेना जिसमें बॉडी या ऑर्गन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से डिवाइडेड होती है रिपीटेड सेगमेंट्स में, और उसी सेगमेंट रिपीटेड सेगमेंट को मेटामियर बोला जाता है। एग्जाम्पल है एनेलिड यानी अर्थवॉर्म वगैरह, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा। नाउ अगला आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नोटोकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटोकॉर्ड। आपको एनिमल किंगडम में इतना ज्यादा इट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस बिकॉज सबसे ज्यादा नहीं बट हाँ क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत आई कैचिंग होती है, एक चैप्टर के अंदर कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो काफी आई कैचिंग हो एंड दे आर बीइंग रिपीटेड बाय द एग्जामिनर्स एवरी नाउ एंड देन, तो ये उनमें से एक है। तो ये मेसोडर्म से बना हुआ, मैंने कहा ना तीनों जर्माइनल लेयर से कोई ना कोई बॉडी का पार्ट बनता ही है,
तो मीजोडर्म से ओरिजिन किया हुआ एक सपोर्टिंग रॉड होता है बच्चों, एक सपोर्टिंग रॉड है जो कि डोर्सल साइड में फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ एनिमल्स में। तो जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, दैट इज द 11th और द लास्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो हम उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो बेसिकली पोरीफेरा से लेकर सेकेंड लास्ट तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। हाँ, हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है हमारा 10th फाइलम, उनमें है थोड़ा सा कॉर्ड, नोटोकॉर्ड का फीचर, बट किस तरीके से है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। नाउ सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट फाइलम। अब यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे फाइलम की स्टडी। सी आई टोल्ड यू कि अच्छा खासा टाइम जाएगा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, एंड ऑलमोस्ट वी गॉट 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट फाइलम पोरीफेरा। लेट्स वेलकम द बेबी ऑफ द हाउस, द बेबी ऑफ द किंगडम। छोटे छोटे स्पॉन्जेस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुनमुनूस जैसे तुम लोग हो। तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोरी, पोरी दैट इज पोर्स, पोर्स यानी होल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं या होल्स पाए जाते हैं, और उनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोला जाता है। स्पॉन्ज की तरह है, दे आर वेरी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बिकॉज वो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। सेल का लूज एग्रीगेट है उनकी बॉडी, ठीक है। वो ना टिश्यू से बनी है, ना बोन, ना मसल, ना हड्डी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्स, सॉफ्ट सॉफ्ट से सेल से बनी हुई है। सो इट इज स्पॉन्जेस। क्या क्या फीचर्स हैं पोरीफेरेंस के? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बस ऐसा लग रहा है ना, ये तो टोफी जैसा लग रहा है। वो जो नहीं स्नैक जैसा आता है येलो कलर का, पिंक कलर का, जो हम खाते हैं, फ्राई किया जाता है, वो भी बोलते हैं हमारे यहाँ, बाकी तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। मन कर रहा है खा लूं। चलो, तो स्पॉन्जेस ज्यादातर एसिमेट्रिकल शेप के होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कुछ पोरीफेरेंस जो है वो रेडियली भी होते हैं। यू कैन से दैट दिस इज रेडियली सिमेट्रिकल, ऐसा आप बोल सकते हो, बट स्टिल मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इतना आपको याद रखना है। एंड दे आर वेरी प्रिमिटिव, क्योंकि उनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बिल्कुल शुरुआती टाइम का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि सारे एनिमल्स तो काफी आप देखोगे वेल डेवलप्ड है, दे आर मल्टी सेलुलर एज वेल एज दे हैव टिश्यू और ऑर्गन और मे बी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस वन हैज ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम इसको काफी प्रिमिटिव बोलते हैं। पुराना है बट है तो बच्चा ही हमारा। तो दे आर मल्टी सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं फटाफट से, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे, उसमें भले ज्यादा टाइम जाए बट उसके बाद की चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। फटाफट से इसको खत्म करती हूँ, ठीक है। बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी भी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, that helps with food gathering, respiratory exchange and waste removal। इसको तो शायद मुझे बनाकर ही समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो ठीक है, मान लेते हैं these are the cells, ये सेल का एग्रीगेट है, ये सेल का एग्रीगेट है, और बीच में के बीचों बीच बॉडी के कुछ कैविटीज प्रेजेंट, कुछ कैविटीज प्रेजेंट है। अब गोल सा लग रहा है तो हमें अब इसको एसिमेट्रिकल सा बनाना पड़ेगा, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बन गया एसिमेट्रिकल सा स्पॉन्ज। थोड़ा सा इतना भी लूज नहीं करना है कि बिल्कुल दिखे ही ना,
सेल्स तो है ना, सेल्स हैं, ठीक है, बीच में इसके स्पेस है, कैविटी है, हम उसे कहेंगे स्पॉन्जो सील। मैंने आपको कई बार बोला है सील का मतलब है कैविटी, सीलोम लिखा होगा, इसी के आगे ओएम लिख देना है, बॉडी कैविटी। कैविटी वर्ड के लिए ना COEL सील यूज किया जाता है। अब छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं इसकी बॉडी में, और चारों तरफ से जिस तरह के सेल से ये लाइंड होते हैं उन सेल्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। उन सेल्स को बोला जाता है ऑस्टिया। अब आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि इसकी बॉडी का एक पार्ट जो है ना दैट इज कवर्ड विद अ लार्ज इज होल, ये लार्ज होल या लार्ज पोर से कवर्ड है, और इस लार्ज पोर को वी विल कॉल इट एज ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। अब आप खुद बताओ कि ये बेचारा खाना पानी कैसे करेगा अपना, दाना पानी इसका कैसे पूरा हो पाएगा, बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना, किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी मदर नेचर ने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा था, और वो अच्छा ये सोचा कि पानी में तो ये रहते हैं, ये तो पानी में ही रहते हैं, है ना, ढेर सारा पानी, ढेर सारा पानी इन पोर्स के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, एंटर करेगा पानी के अंदर, है ना, ये पानी के थ्रू, पानी जो है वो होल्स या पोर्स के थ्रू एंटर करेंगे बॉडी के अंदर। तो इस कैविटी में पानी ही पानी हो गया, इस कैविटी में पानी ही पानी हो गया। अब हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि पानी के अलावा भी कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो, जू प्लैंक्टॉन्स हो, है ना, छोटे छोटे एनिमल्स मिल जाए इसको इसके भोजन के रूप में, तो क्या पता वो ऐसे फंस जाए यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। खाना जो है वो पानी के वाटर करंट के साथ ही अंदर एंटर कर गया है बच्चों, अंदर, ये दिख नहीं रहा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, रेड से कर देती हूँ। खाना जो है वो अंदर पानी के करंट के साथ साथ एंटर कर गया। अब ये पानी बाहर कैसे निकलेगा, ये किचन वाला स्पॉन्ज थोड़ी है कि उसको तुम निचोड़ोगे तभी वो बाहर निकल पाएगा, इसको तो खुद से, ये एनिमल है ना, इसको खुद से ही सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो बेचारा सारा पानी फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि खाना अंदर रह गया, पानी बाहर निकल गया, खाना अंदर रह गया, पानी बाहर निकल गया, और इस तरीके से इसका डाइजेशन, इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो पाता है। तो पानी का रोल, वाटर का रोल इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप एक ही तरह की चीज इसमें सबसे ज्यादा पढ़ोगे, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल, है ना, वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ही तरह का सिस्टम जो कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ पानी इन्वॉल्व करता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें पाई जाती है, जिनमें स्पॉन्जोसील होगा जो फूड को गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगी उसी बहाने, और वेस्ट का रिमूवल भी करवा देगा, वेस्ट का रिमूवल भी करवा देगा, ठीक है। नाउ अब देखो सेम चीज वही लिखी है जो मैंने बोल रखा है, वाटर एंटर करेगा छोटे छोटे पोर्स के थ्रू जिसे ऑस्टिया कहते हैं, बॉडी वॉल में वो पाए जाते हैं, और एग्जिट होगा वाटर ऑस्कुलम के थ्रू जो कि लार्ज कैविटी है, लार्ज सॉरी ओपनिंग है, होल है। कोआनोसाइट या कॉलर सेल वो सेल्स हैं जो स्पॉन्जोसील को चारों तरफ से लाइन करते हैं, और कैनाल को। बॉडी एक स्केलेटल फाइबर से बनी हुई होती है जिसे स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर बोला जाता है। जो स्पॉन्जेस है वो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो गया, दैट दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल।
जिसका मतलब है कि ये दोनों एग्स और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करेगा फ्रेगमेंटेशन करके, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा गैमीट बना के, बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल, दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगी, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जो जाइगोट या एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, कई सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो होती है, विद अ लार्वल स्टेज जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द अडल्ट, मतलब कि लार्वा जो इसका होगा वो अडल्ट से दिखने में अलग होता है। देखो, this is the longitudinal section of a sample of sponge. So this is क्वानोसाइट। क्वानोसाइट इस तरीके का होता है जो इसके स्पॉन्जोसील को चारों तरफ से लाइन करता है। यू कैन सी ओवर हियर छोटे छोटे डॉट्स में। दिस इज द बिग कैविटी, ये बड़ा सा ओपनिंग है जो ऑस्कुलम है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, जिसको ऑस्टिया भी कह सकते हैं। दिस इज स्पॉन्जोसील, पानी अंदर गया, पानी बाहर गया। चलो, now we are going to start phylum Coelenterata। तो बेटा phylum Coelenterata जो है ना, अब यहाँ पर भी तुम्हें एक टर्म तो दिख ही रहा होगा, एक वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज सील। कई बार मैंने अभी भी बोला, चाहे वो स्पॉन्जोसील हो, चाहे वो सीलोम हो, जहां पर भी सील वर्ड आ गया, COEL, वहां पर समझ जाना देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैविटी, देयर इज सम हॉलोनेस, कुछ खोखलापन है। तो सीलेंट्रेटा भी नाम इसीलिए पड़ा बेटा क्योंकि उसकी जो बेली है, उसका जो पेटू है, दैट इज हॉलो, दैट इज हैविंग अ कैविटी, एक स्पेस है वहां पर। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा ये तो हमने समझ लिया। क्या फीचर्स है कि ये एक्वेटिक है, ये पानी में ही दिखेगा। जेलीफिश पता है तुम्हें, जेलीफिश ऐसा अम्ब्रेला की तरह इस तरह की मूवमेंट करती हुई पानी में आपको दिख जाएगी। किसी ऐसे वाटर शो में आप गए हो या फिर कोई मूवी वगैरह देखी हो, वहां पर आपको ऐसी जेलीफिश दिख जाएगी, दैट इज सीलेंट्रेटा। ठीक है, मराइन एनवायरनमेंट में आपको ज्यादा मिलती है, वो सीज एंड ओशन में, डीप सीज एंड ओशन में। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल ओवर हियर, आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका बॉडी है, दिस इज एन अम्ब्रेला शेप बॉडी, मतलब ये कटआउट है, पूरा नहीं है, बट हाँ अगर आप इसके रेडियाई के थ्रू इसकी बॉडी को कट करोगे, देन यू विल गेट इक्वल पार्ट्स दैट विल बी डिविजिबल। सेसाइल रह सकते हैं ये, कभी कभी अपनी लाइफ में इनका एक ऐसा फेज आता है जब ये अकेले रहना पसंद करते हैं और खुद को जमीन से जोड़ कर रखते हैं, ये मूव नहीं करते। तो ऐसा स्पेस जहां पर इनकी मूवमेंट बंद हो जाती है, हम उसे एक टर्म देते हैं सेसाइल। या सेसाइल भी हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आपको ये फ्री स्विमिंग दिख रहा होगा। द नेम न्यूडेरिया। अच्छा, एक और नाम है इसका, दैट इज नीडेरिया। नीडेरिया। तो क्या रीजन रहा होगा कि सीलेंट्रेटा को नीडेरिया भी बोलना पड़ा? तो ये इनके स्टिंजिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट से डिवाइड किया हुआ नाम है। नीडोब्लास्ट या स्टिंजिंग, स्टिंजिंग यानी कि चुभने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम स्टिंजिंग सेल्स कहते हैं, और टर्म जो करेक्ट टर्म है दैट इज नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट से नीडेरिया नाम पड़ गया इसका, जो कि नेमेटोसिस्ट कंटेन करती है, एंड दैट नेमेटोसिस्ट इज वेरी पेनफुल अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को टच हो गया, लग गया। इसीलिए ये छोटी सी प्यारी सी जेल जैसी दिखने वाली जेलीफिश डिफेंस, एंकरेज और कैप्चरिंग प्रे के लिए अपने नेमेटोसिस्ट, अपने नीडोब्लास्ट को यूज करती है, चाहे किसी से बचना हो या फिर किसी शिकार करना हो, ठीक है, या फिर अपना खुद के लिए एक डिफेंस सिस्टम मजबूत रखना हो, तो ये सारा काम है। इनके पास टिश्यूज लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे समझाने की जरूरत है नहीं कि ये क्या होता है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इनके बॉडी के बीच में एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बीच बीच में
जो पेट है इसका, बेली है, वहां पर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो that is related to stomach with single opening mouth on hypostome, mouth on hypostome, वो जो single opening है that is known as hypostome। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन हो रहा होता है। कुछ निडेरियंस में जैसे कि कोरल्स होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दोज आर आल्सो सीलेंट्रेट्स, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है। सो दे आर काइंड ऑफ टफ एंड सॉलिड इन स्ट्रक्चर। निडेरिया दो तरह के बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, यानी कि पल भर में बदलते हैं रिश्ते, ऐसा कुछ गाना था ना, वैसे पल भर में इनका रूप बदल जाता है। ये दो मुहे टाइप हो जाते, दो मुहे नहीं कह सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुराने जमाने में आप लोगों ने अगर ऐसा रामायण महाभारत टाइप ऑफ सीरियल देखा होगा, आपने देखा होगा कैसे राक्षस लोग ऐसा एकदम से ऐसे करते थे और साधु का भेष ले लेते थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये दो तरह का मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। बट यहाँ पर किस तरह से ये मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। अगर मान लो एक पेरेंट है, उसका जब बच्चा हुआ तो वो दूसरा मॉर्फोलॉजी वाला हुआ, उसका जब बच्चा हुआ तो वो दूसरा मॉर्फोलॉजी वाला हुआ। समझ रहे हो तुम लोग? तो दो तरह का मेन बॉडी फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है, बिल्कुल सिलेंडर की तरह, जो हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम में देखा था। सेसाइल होता है, जमीन से जुड़ा हुआ, जबकि मेडुसा जो होती है वो ऐसी होती है, बिल्कुल अम्ब्रेला शेप की, और फ्रीली स्विमिंग होती है। अब ये दोनों अपना फॉर्म एवरी जनरेशन ऑल्टरनेट करके कैसे चेंज करते हैं? तो ऑल्टरनेट होंगे ये दोनों फॉर्म्स, एक प्रोसेस होता है जिसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस बोला जाता है। मेटा का मतलब होता है डिफरेंट और मल्टीपल, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। अगर एक जनरेशन में पॉलिप है तो वो रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बन जाएगी, फिर वो रिप्रोड्यूस करके पॉलिप वापस से बन जाएगी, फिर वो रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बन जाएगी। बट यहाँ पर कैच ये है कि दो अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन होगा, तभी ये बॉडी फॉर्म्स चेंज होंगे। पॉलिप जो है वो मेडुसा को तब फॉर्म करेगी जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, जबकि मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। मतलब कि पॉलिप है, सेसाइल है, वो जमीन से जुड़ी हुई है, वो हिलना डुलना नहीं कर रही, तो वो क्या करेगी? जब खुद कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा मेडुसा में। मेडुसा फ्रीली स्विमिंग बन जाएगी, अम्ब्रेला शेप की बन जाएगी। फिर जब मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो वापस से पॉलिप फॉर्म बन जाती है। तो इसीलिए अच्छा, कुछ ऐसे सीलेंट्रेट्स या कुछ ऐसी जेलीफिश भी होती हैं जिसको हम अमर कह सकते हैं, जो अभी तक कभी मरी नहीं, इमॉर्टल है, जो मरती नहीं है, क्योंकि लगातार जनरेशन उसी का ऑल्टरनेट होता जा रहा है, तो वो मरी नहीं रही, उसकी बॉडी चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, तो दीज आर द डायग्राम्स यू कैन सी ओवर हियर। ये है जेलीफिश जो कि मेडुसा फॉर्म में है, आप लोग देख पा रहे हो। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, एग हो गया, लार्वा हो गया, फिर ये पॉलिप बन गई। पॉलिप खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएगी स्ट्रोबिला बना के, तो फिर ये एक लार्वल स्टेज के थ्रू मेडुसा बना लेगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑरेलिया जेलीफिश, एडम्सिया दैट इज सी एनेमोन। आप देख पा रहे हो रेडियल सिमेट्री ही दिख रही होगी आपको। अब बात करते हैं हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में। बहुत छोटू सा फाइलम है, आपके एनसीईआरटी में भी 3-4 लाइनें ही बस दी गई है, ध्यान से देखो। टीनोफोर को सी वॉलनट भी बोला जाता है या कोम जेलीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मराइन क्रीचर है, ये सिर्फ मराइन वाटर में पाई जाएंगी। एंड रेडियल सिमेट्री इनके पास भी होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास भी होगा। सी वॉलनट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉलनट यानी अखरोट जैसा इनका मेन बॉडी होता है। कोम्ब जेलीज क्यों बोला जाता है? कोम्ब यानी कंघी, कंघी के जैसे दांत होते हैं, वैसे इनकी जेली लाइक टेंटिकल्स होती हैं और कोम्ब के फॉर्म में होती है। टीनोफोर्स हैव अ रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी, अभी देख लिया हम लोगों ने। ये डिप्लोब्लास्टिक भी होगी, यानी कि सिर्फ 2 लेयर्स होंगे टिश्यूज जिससे टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, दैट इज एक्टोडर्म एंडोडर्म।
बॉडी में 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 हो जाएंगे जो कि मूवमेंट कराएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताने जा रही हूँ जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कौन सा फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है? दैट इज टीनोफोर या सी वॉलनट या कूम जेलीज, जिनमें लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है। लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। टीनोफोर एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन दोनों कर सकता है, अभी बताया मैंने इसके बारे में। सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो ये भी कैसी हो गई? ये भी हो गई बाइसेक्सुअल, ये भी हो गई बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से ही कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस अब क्या है, अब इस प्रॉपर्टी के बारे में समझ लो। तो जितने भी टीनोफोर्स या कूम जेलीज होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको एज इंस्टेंट सिग्नलिंग यूज किया जाता है। कैल्शियम इनके चेंज करता है शेप ऑफ द एंजाइम फोटोप्रोटीन, और वो एंजाइम के थ्रू लाइट एमिट होती है। यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द रियल पिक्चर्स, ठीक है, कैसे लाइट सा शो हो रहा है कैल्शियम के चेंज लाने की वजह से। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, और ये हमारा 1 2 3 4th फाइलम है, दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटी वर्ड को सुनकर प्लेट, प्लेट, लेटा हुआ, ठीक है, फ्लैट वर्ड समझ में आ रहा है। हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वर्म्स, वर्म्स, और प्लेटी फ्लैट, तो ये फ्लैट वर्म का फाइलम है बच्चों, फ्लैट वर्म का फाइलम है। अब ये इस तरह के एनिमल होते हैं जिसकी बॉडी चिपटी सी होती है और इसीलिए इसको इसका ऐसा नाम मिला हुआ है। ये ज्यादातर ऐसे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ज्यादातर आपको दूसरे हायर एनिमल के बॉडी के अंदर एज अ एंडो पैरासाइट मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इनकी होती है, बिल्कुल ऐसी चिपटी सी। दिस इज डॉर्सल सरफेस, दिस इज वेंट्रल सरफेस, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑब्वियसली देखो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 जर्माइनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन ये एसिलोमेट होगा। अभी भी इसमें सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है। नेक्स्ट, hooks and suckers. Now this is the distinguishing feature about platyhelminths. hooks and suckers जो सिर्फ flatworms में पाए जाते हैं और किसी में भी नहीं। ये पैरासिटिक फॉर्म में देखे जाएंगे क्योंकि पैरासाइट को ना खुद से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा अपने होस्ट पर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ताकि होस्ट उसे बना बनाया न्यूट्रिशन दे सके, उसे सिर्फ अब्सॉर्ब करना हो। तो हुक एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसके माउथ पार्ट का जो कि अटैचमेंट के लिए यूज। हुक क्या करते हो, हुक में कपड़े टांगते हो ना, उसी तरह से ये अपने माउथ के हुक से अपनी बॉडी को अटैच कर लेता है होस्ट की बॉडी के साथ, चाहे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और सकर एक ऐसा ऑर्गन है जो सक करेगा, जिसमें एक प्रेशर, एक वैक्यूम क्रिएट होती है और सारा का सारा न्यूट्रिशन उसे सक करना है। तो क्या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती होगी, बताओ? पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो नॉन पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं फ्लैटवर्म्स के, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। Some absorb nutrients directly through the body surface, तो इसीलिए इसको तो जरूरत ही नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स, अगेन ये नाम आपको कभी नहीं भूलना, F से फ्लैटवर्म, F से फ्लेम सेल। फ्लेम सेल फ्लैटवर्म्स की ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेस को संभालता है, एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन या ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल। क्यों फ्लेम सेल नाम रखा गया? आप दिया जलाते हो तो उसका जो फ्लेम होता है ना, बिल्कुल उसी डिजाइन का इनमें वो ऑर्गन पाया जाता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि बाइसेक्सुअल होंगे, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगी। डेवलपमेंट है लेकिन बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है।
जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं प्लेनेरिया, इनके अंदर हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। अभी कुछ ही महीने पहले जब क्लास 10th में थे आप लोग, तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें एक रीजनरेशन था, एंड यू हैव स्टडीड प्लेनेरिया कि उसके बॉडी को हम चाहे जितने भी पार्ट्स में कट कर दें, हर एक पार्ट जो है डेवलप हो जाता है न्यू प्लेनेरिया में। मे बी दैट टाइम आपको प्लेनेरिया क्या है, कहाँ पे बिलोंग करेगा, नहीं पता होगा, बट थैंक्स टू यूनिट 1 जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझा कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, तो हमें समझ में आया कि ये एनिमल है, और एनिमल के चौथे फाइलम में प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर ये बिलोंग करता है ना। कुछ ये तो हो गया। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? टीनिया सोलियम, जिसे टेपवर्म भी बोला जाता है। पोर्क, जितने भी लोग पोर्क खाते हैं उनके इंटेस्टाइन में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पिग्स के इंटेस्टाइन या पिग्स के बॉडी के अंदर ये टेपवर्म एज एन एंडोपैरासाइट रहते हैं। तो जो लोग पोर्क खाते हैं, पिग का मीट खाते हैं, उनके बॉडी में भी ये कहीं ना कहीं चला जाता है। फैसियोला, दैट इज लिवर फ्लूक। These are the examples. Okay, there is a question now. A biology student finds a bilaterally symmetrical triploblastic animal with a flattened body and no body cavity. उसके पास फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द फाइलम। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। देखो अभी हम लोगों ने तुरंत प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ा है तो आप आराम से बता पाओगे, बट इमेजिन करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कितना सोचना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू रीड द टर्म फ्लैटेंड बॉडी एंड फ्लेम सेल्स, आंख बंद करके लिख देना यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, give one example from this phylum. You can write Fasciola, you can write Taenia. ठीक है, next question. Okay, no question anymore. फाइलम एस्कीहेल्मिन्थ्स जो हमारा 5वां फाइलम है, ये इंक्लूड करता है राउंड वर्म्स। अब जैसे फ्लैट वर्म्स चिपटे से थे ना, लेकिन राउंड वर्म का जो आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे वो बिल्कुल गोल सा रहेगा। तो यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके की बॉडी होती है इनकी, बिल्कुल गोल, इसीलिए राउंड वर्म बोला जाता है। जो इनकी बॉडी है वो सर्कुलर होती है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कट करोगे तो, इसीलिए इसे राउंड वर्म बोला जाता है। ये हो सकता है फ्री लिविंग हो, अपना आजाद परिंदे की तरह जी रहा हो सकता है पानी में रहता हो, एक्वेटिक हो सकता है जमीन पर रहता हो, टेरेस्ट्रियल हो, या हो सकता है ये प्लांट और एनिमल पर एज अ पैरासाइट रहता हो। नाउ राउंड वर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ दे हैव प्रॉपर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है इनकी बॉडी के अंदर। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ऑब्वियसली वर्म्स जितने भी होंगे वो सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्माइनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंड गाइस, एक लौता ऐसा फीचर जो सिर्फ इनके पास है, दैट इज बीइंग सूडोसिलोमेट, जिनमें मेसोडर्मल लेयर नहीं होती। मेसोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउचेस में पाई जाती है, यानी कि फॉल्सिलोम होता है इनके पास। एलिमेंट्री कनाल इनका कंप्लीट है बच्चों, यानी दे हैव बोथ माउथ एंड एनस and a well developed muscular pharynx, which is a good feature of a digestive system. चलो, एक्सक्रीटरी ट्यूब। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, हर एक फाइलम के प्लेटीहेल्मिन्थ्स से स्टार्ट करके लास्ट तक में हर एक फाइलम का अगर आप लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद कर लिया तो नीट लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हो। इसका मतलब यही है, क्योंकि नीट में ना कई बार या तो अलग अलग किसी रैंडम फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ लेता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है, जिसमें सारे फाइलम एक तरफ और उन सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन रैंडमली अरेंज्ड एक तरफ, और उसको अरेंज करो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर ये लेक्चर देखने के बाद। बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत से वन शॉट बनता है। यहाँ तक तुम्हें अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक वाला बटन प्रेस करने में हेजिटेट मत करना, कोई पैसा नहीं लगेगा ये करने के लिए। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में भी खूब सारा प्यार देना, एंड क्वेश्चन के आंसर्स भी साथ साथ में देना इफ यू वांट अ शाउट आउट। एंड ऑल्सो अपने फेलो मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, तो ये सब करते रहना।
और अगर नए बच्चे हो जिसने रैंडमली ये चैनल एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ तक पहुंच गए, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी द पार्ट ऑफ साइंस एंड फन फैमिली। नाउ द एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो रिमूव करता है बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, ठीक है। राउंड वर्म में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि वो होता है डाइशियस। डाइशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जिनमें मेल मेंबर अलग पाया जाएगा, फीमेल मेंबर अलग पाई जाएंगी। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। फीमेल ज्यादातर मेल से ज्यादा लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यू नो ना व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कि एकदम तुरंत अंडे से या फर्टिलाइजेशन के बाद सीधा बच्चा ऑफस्प्रिंग ही हो गया एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसा। और इनडायरेक्ट मतलब बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होंगे, कभी एक अंडा हो गया, कभी टैडपोल हो गया, कभी प्यूपा हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे करके। एग्जाम्पल ऑफ राउंड वर्म इंक्लूड करता है स्कैरिस, बुशरेरिया, जो फाइलेरिया वाला जो वर्म है, फाइलेरिया कॉज करने वाला वर्म है वो, एंकाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म भी बोलते हैं। तो ये सारे खतरनाक वर्म्स तो एस्केलमेंट्स में ही है भाई साहब। एक और कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आई हूँ। डायग्राम शोज अ बॉडी प्लान विद अ सूडोसिलोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड बॉडी। फाइलम आइडेंटिफाई करना है, ऑब्वियसली यहाँ पर एस्केलमेंट्स होगा, ठीक है। मेंशन वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर एंड वन एग्जांपल। डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होता है कि इसकी बॉडी राउंड होती है जब आप इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका निकालोगे। एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है। उसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, ये दो चीजें हो गई डिस्टिंग्विशिंग फीचर। एक एग्जांपल एंकाइलोस्टोमा लिख दिया आप लोगों ने, फाइलेरियल वर्म लिख दे दिया, बुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। ये सारे आंसर्स आप लिख सकते हो। फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा भी वर्म्स ही होते हैं, ये भी वर्म्स की ही कैटेगरी में आते हैं, थोड़े से अलग तरह के वर्म्स होते हैं। इसे सेगमेंटेड या रिंग्ड वर्म भी बोला जाता है। वो तो सर्कुलर था क्रॉस सेक्शन में एस्केलमेंट्स, बट यहाँ पर इसकी बॉडी में आपको मल्टीपल रिंग्स दिखाई देंगे, जैसे ये दिख रहा है ना, मल्टीपल रिंग्स, है कि नहीं। तो इसीलिए इसे रिंग वर्म बोला जाता है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में पाए जाने वाले, ये जमीन में भी पाए जा सकते हैं, ये फ्रीली लिविंग भी हो सकते हैं, ये किसी की बॉडी में एज अ पैरासाइट भी पाए जा सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, अच्छा हाँ, इसके एलिमेंट्स का तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्सक्रीटरी ट्यूब या एक्सक्रीटरी पोर का प्रेजेंट होना। वाओ, इतने सारे तो हो गए। चलो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, सारे वर्म्स बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी 3 लेयर्स, 3 जर्माइनल लेयर्स पाए जाएंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब कि छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट्स ऑफ सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट्स ऑफ सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। दिस इज नोन एज मेटामियर्स, और बॉडी इज सेड टू बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और सीलोमेट होते हैं, यहाँ से प्रॉपर सीलोम की प्रेजेंस शुरू हो जाती है। इनका जो बॉडी सरफेस है ये सेगमेंट्स या मेटामियर्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इनको एनेलीड बोला जाता है, एनेलीडा बोला जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल यूज करते हैं अपने लोकोमोशन के लिए। तो यू कैन सी कि उनका लोकोमोशन या उनका मूवमेंट कैसा होता है, पहले ये ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, इस तरह का मूवमेंट ये करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ मसल्स। एक्वेटिक जो है उनमें नेरीज आ जाता है एज एन एग्जाम्पल, वो लेटरल अपेंडेजेस पोजेस करेगा। लेटरल अपेंडेजेस छोटे छोटे पाँव लगे होते हैं उनके ढेर सारे, है ना। पैरापोडिया बोला जाता है, प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया, पैरा यानी बहुत सारा, पोडिया यानी लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन है, हमारे में पोडिया वर्ड लेग के लिए यूज किया जाएगा। हेल्प इन स्विमिंग, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि अब इनकी बॉडी में यू कैन सी ब्लड वेसल्स जो इसके बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाएंगे।
Nephridia is the excretory and osmoregulatory structure or the organ present in the Annelida. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तीन फाइलम, तीनों के excretory organs कौन कौन से थे, प्लेटीहेल्मिन्थ या फ्लैटवर्म का फ्लेम सेल्स, फिर एस्केहेल्मिन्थ का excretory पोर या ट्यूब, और एनेलिडा का नेफ्रीडिया। ये ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग नहीं पता है, अभी मैं बताती हूँ। ऑस्मो वर्ड आया है ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोसिस से, और रेगुलेशन का मतलब तो समझ गया, मेंटेनेंस। तो हमारी बॉडी में कितना वाटर, कितने मिनरल्स होने चाहिए, इस चीज का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि पानी बहुत ज्यादा भी ना हो शरीर में और बहुत कम भी ना हो। ये बैलेंस, ये रेगुलेशन मेंटेन करने वाला जो ऑर्गन होता है वो यूजुअली एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही होता है। जैसे हमारी किडनीज, एक्स्ट्रा पानी है तो बहुत सारा यूरिन पास आउट हो जाता है, एक्सेस वाटर हम बाहर थ्रो कर देते हैं, और कम पानी है तो हमारे किडनीज में थोड़ा सा जोर पड़ता है, वो ज्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, और हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रहेगा। दैट इज ऑस्मोरेगुलैरिटी। ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया के गैंग्लिया जो होती हैं, दैट आर द सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम में, लोअर ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, दैट प्लेज द रोल ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। लेटरल नर्व से वो कनेक्टेड होंगी या डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होंगी। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो कि डॉर्सल सरफेस में पाया जाता है, उनका वेंट्रल सरफेस में जो नर्व कॉर्ड होता है वो। ओके, नाउ दे हैव वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या है, नेरीज, फेरेटीमा दैट इज अर्थवर्म, हाइरोडिनेरिया दैट इज लीच, आप लोगों ने लीच देखा होगा, आप लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा, है ना, नेरीज भी देखा ही होगा जिसमें पैरापोडिया पाया जा रहा है। सो ऑल दीज वर्म्स आर इंक्लूडेड इन द एनेलिडा फाइलम। अब इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा स्पीशीज वाले फाइलम के बारे में, दैट इज आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। लार्जेस्ट फाइलम से मेरा मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो दे हैव जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रो वर्ड को तब यूज किया जाएगा जब हड्डी या जोड़ों की बात आएगी, जोड़ों की बात आएगी, है ना। ऑर्थोपेडिशियंस कौन होते हैं, ऑर्थोपेडिक कौन होते हैं, ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट किया जाता है जिनके आर्थराइटिस होती है। आर्थराइटिस क्या होती है, हड्डियों में जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जॉइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, दैट इज आर्थराइटिस। आर्थो वर्ड को जॉइंट के लिए यूज किया जाता है, और पोडा का मतलब मैंने अभी बताया, जिसको लोकोमोशन के लिए यूज करेंगे वो लेग्स भी हो सकते हैं। तो जॉइंटेड लेग्स, जिनके पांव जुड़े हुए हो जॉइंट्स में जुड़े हुए हो मेन बॉडी के साथ, इसीलिए इनका नाम है आर्थ्रोपोडा। एनिमल्स जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो इस फाइलम को बिलोंग करता है। लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का, और ये सारे इंसेक्ट्स का फाइलम है। सोचो हमारी दुनिया में कितने सारे इंसेक्ट्स हैं। अभी अगर आप अपने घर में ही ढूंढने की कोशिश करो ना, आपको 10 से 15 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स की वैरायटी मिल जाएगी। आपको मक्खी मिल जाएगा, आपको मच्छर मिल जाएगा, आपको कॉकरोच मिल जाएगा, आपको वो छोटे छोटे ड्रोसोफिला मिल जाएंगे जिसको फ्रूट फ्लाइज बोला जाता है, आपको स्पाइडर्स मिल जाएंगे, आपको एंट्स मिल जाएंगे। एंट की ही 2-3 वैरायटी दिख जाएगी। अगर घर में दीमक लग गया है तो वो वाले माइट्स अलग हो जाते हैं, खटमल अलग हो जाते हैं। मतलब गिनती नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर के अंदर कितने इंसेक्ट्स इमेजिन कर सकते हैं। तो सोचो इस पूरी दुनिया में कितने सारे इंसेक्ट्स होंगे। सो दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट फाइलम। More than 2/3 of all the known species on earth are arthropod. अगर ये पूरी दुनिया में 3000 अगर इस पूरी दुनिया में 3000 स्पीशीज है ना, तो 2000 सिर्फ इंसेक्ट हैं। ये हो गया टू थर्ड। Yes, obviously. They have organ system level of organization. Yes, bilaterally symmetrical, सारे के सारे इंसेक्ट आपको bilaterally symmetrical मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
सेगमेंटेड है, इनकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट है। सीलोमेट भी है, ट्रू सीलोम पाया जा रहा है भैया इनके पास। अब एक मेन फीचर आपको इनकी बॉडी का बता दूं, इनका जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, यानी जो इसकी बॉडी के बाहर के शेप्स और स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है। वो एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है काइटिन से। काइटिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, जिसके बारे में आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो दे कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इनकी बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड, थोरैसिक रीजन इज द चेस्ट वाला रीजन एंड एब्डोमेन इज द लोअर बॉडी वाला रीजन। तो ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होती हैं। इनके जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो होते हैं लेग्स। मतलब कौन कौन सा बॉडी का पार्ट इनके मेन बॉडी से जुड़ा हुआ होता है जॉइंट्स के फॉर्म में। तो पैर, एंटेना और माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो मैंने जब अपने टाइम पर कॉकरोच का डाइसेक्शन किया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस को अलग करा था। एंड लेट मी टेल यू के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, बहुत ही डिस्टिंक्ट एंड दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आपको अलग अलग माउथ पार्ट्स के नेम याद करने होंगे विद द स्ट्रक्चर, और उसको पिन करना होगा स्लैब में, और इस तरीके से प्रैक्टिकल होती है, आप हायर स्टडीज में करोगे। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, पॉडा मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, बुक गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। एंड दे हैव ट्रैकियल सिस्टम, यानी कि ट्रैकिया जैसी ट्यूब भी इनकी बॉडी में पाई जाती है जो कि रेस्पिरेशन कराती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है। मैंने शुरुआत में ही बोला था ना कि कॉकरोच की जो बॉडी उसके बीच में साइनस प्रेजेंट है, दैट इज द कैविटी। हार्ट सीधा सीधा ब्लड की पंपिंग कर रहा है और वो पूल ऑफ ब्लड भर जा रहा है जिसमें सारे सेल्स एंड टिश्यूज बेदिंग कर रहे हैं। सो दैट सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटेना, कंपाउंड आई, सिंपल आई, स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन, ये सब देखा जाता है इनकी बॉडी में। तो दीज आर सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हो जब भी आपके एग्जाम में आएगा टू राइट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेट्स डू सम क्वेश्चन। आर्थ्रोपोड्स हैव अ वेल डेवलप्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रीजन है they have closed vascular system with heart. Reason means choose the correct option. तो पहला वाला बात तो बिल्कुल सही था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते, साइनस होता है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है। सी विल बी द राइट आंसर। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का।